हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। कुछ ऐसे मेरे साथ परिस्थितियाँ हो गई थी कि जिनकी वजह से मैं कर ही नहीं पा रही थी। अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो मुझे अंदर से नहीं ऐसा लग रहा था कि मैं वीडियो कभी अपलोड कर पाऊँगी। खैर, वो जो परेशानियाँ मेरी लाइफ में थी धीरे धीरे करके खत्म तो नहीं होती हैं। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी हमारे साथ हादसा हो जाए तो वो ऐसा नहीं है कि कभी भी हमारी ज़िंदगी से हट जाए, रहता है साथ में, पर हमें अपने कर्म तो करने हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम, दो बैलों की कथा का जो पार्ट है क्लास 9 का, उसका आप एक बार अच्छे से एक्सप्लेन उस पार्ट को कर दीजिए। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं क्लास 9th का पूरा सिलेबस जो अब 2025-26 में आने वाला है उसको अपलोड कर दूं। तो उसी श्रृंखला में आज मैं पहला टॉपिक लेके आई हूँ, दो बैलों की कथा। और 10th के बच्चों को भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका भी 2025-26 में आने वाला जो सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक साथ उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा सबसे पहले हम देखेंगे लिखा किसने, क्योंकि एमसीक्यूज में अगर प्रश्न आ जाता है तब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो दो बैलों की कथा लिखी है मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 1880 में वाराणसी के लमही नामक गांव में। फ्रेंड्स, इनके बचपन का नाम था धनपत राय। और ये असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण इनको जो सरकारी इनकी नौकरी थी उससे निकाल दिया गया। अब क्योंकि इनका जो जीवन था बहुत ही कठिनाइयों से भरा था, उन कठिनाइयों के साथ साथ इनको जब नौकरी से निकाल दिया गया तो जो छुटपुट थोड़ा बहुत ये साहित्य सृजन करा करते थे, कहानियां लिखा करते थे, तो सरकारी नौकरी छूटने के बाद ये पूर्णतया समर्पित हो गए साहित्य की ओर। और ये महान हमारे कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में उभर करके आए। तो ये तो बात की मैंने आपसे प्रेमचंद जी की। चलिए अब देखते हैं दो बैलों की कथा पाठ क्या है। फ्रेंड्स, दो बैलों की कथा जो पार्ट है, मैं चाहूँ तो एक बार में आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूं बिना किसी हेडिंग के, बट ये थोड़ा सा आपके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा क्योंकि एकदम से पूरी चीज मैं एक बार डिलीवर कर जाऊंगी, आपको समझने में परेशानी होगी। तो मैंने इसको पॉइंट के हिसाब से आपको समझाने का सोचा और एक एक पॉइंट में यहाँ पे लिख के लाई। चलते देखते हैं चलिए कि पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है। देखिए, पहला है हीरा एवं मोती का आपसी प्रेम। फ्रेंड्स, यहाँ पे झूरी नामक एक किसान था जिसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैल बहुत ही हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ थे और बहुत खूबसूरत बैल थे क्योंकि झूरी उनको बहुत प्यार करता था और उसके साथ साथ उनके खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। और बैल वो भी झूरी को बहुत प्यार करते थे और दोनों बैलों में इतना ज्यादा प्रेम था कि ये बैल आपस में एक दूसरे की मूक भाषा को भी समझते थे। और एक चीज यहाँ पे और कहना चाहूंगी, इस चैप्टर या पाठ में प्रेमचंद जी ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि भारतीय कृषक जीवन और पशु जीवन में कितना भावनात्मक जुड़ाव है, मतलब कितने अच्छे से वो एक दूसरे को समझते हैं। तो मैं कह रही थी कि हीरा और मोती दोनों में बहुत ज्यादा स्नेह था। मूक भाषा वो एक दूसरे की समझते थे। मूक भाषा का मतलब होता है मौन भाषा, जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक दूसरे की को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके वो उसकी भावनाओं को समझ जाते हैं। तो दोनों बैल जब नाद में मुंह डालते थे चारा खाने के लिए तो दोनों एक साथ डाला करते थे। और अगर एक बैल अपना मुंह बाहर निकालता तो दूसरा बैल भी अपना मुंह बाहर निकाल देता। और दोनों अपना प्रेम प्रदर्शन करने के लिए, एक दूसरे को ये दिखाने के लिए कि वो एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, एक दूसरे को चाटते, सूंघते और इस तरीके से उनका जीवन बहुत अच्छी तरह चल रहा था। अब होता क्या है, एक दिन जो हमारा झूरी है उसका साला, साला मतलब उसकी पत्नी का भाई जिसका नाम गया था, वो उन बैलों को अपने घर खेतों को जोतने के लिए लेके जाता है। अब जो ये बैल थे, क्योंकि ये बहुत अधिक प्रेम करते थे किससे, झूरी से, झूरी से बहुत अधिक प्रेम करते थे,
तो उन्हें ये लगा कि हम तो अपने मालिक से इतना प्रेम करते हैं, उनके एक आदेश पर दोनों खड़े रहते हैं, क्या हमसे कोई गलती हो गई जो मालिक ने हमें बेच दिया? क्योंकि पशु थे, उन्हें ये लगा कि शायद हमें बेच दिया है। उन्हें बहुत दुख हुआ। खैर, जैसे तैसे गया उन्हें लेके चला गया अपने घर। अब वहां जाकर के उन दोनों बैलों का मन वहां बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे और केवल इसी ताक में रहते थे कि किस तरह से वो यहाँ से निकल भागे। तो फ्रेंड्स, ये थी पहली वाली हेडिंग। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और चलिए अब देखेंगे हम दूसरी वाली हेडिंग। दूसरा टॉपिक है फ्रेंड्स इसका, हीरा और मोती का भागना। फ्रेंड्स, जो कि मैंने बताया आपको कि ये दोनों बैल गया के घर जाकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपने मालिक से, झूरी से बहुत अधिक लगाव था। तो ये अपने मुख भाषा या आंखों ही आंखों में एक दूसरे से वार्तालाप करते थे और वहां से निकल जाने की योजना बनाते रहते थे। तो इसी योजना के तहत इन्होंने एक बार क्या किया, दोनों ने अपने खूंटे जो है वो उखाड़े और रात में ही दौड़ते हुए अपने मालिक झूरी के पास पहुंच गए। अब झूरी ने जब उन्हें खड़ा हुए देखा, थान मतलब जहां उन्हें बांधा जाता है उस जगह को थान बोला जाता है ग्रामीण भाषा में, तो थान पे खड़ा पाया तो झूरी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि ये बैल किस तरह से मेरे प्रेम वश वापस आ गए हैं। वहीं जो झूरी की पत्नी थी वो बहुत अधिक क्रोधित होती है और बैलों को नमक हराम और कामचोर कहती है और कहती है कि मेरे भाई के घर एक रात भी इन बैलों से नहीं रुका गया और इसलिए इन्हें अब खली, जो कि उनके चारे में मिलाई जाती थी, वो और जो चारे में हरी घास थी वो देने के लिए मना कर दिया। और इस तरीके से उसने अपना गुस्सा उन बैलों पे दिखाया। आई होप आपको दूसरी वाली हेडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अब हम लोग देखेंगे तीसरी वाली हेडिंग। चलिए देखते हैं तीसरा वाला हेडिंग कौन सा है। बैलों का वापस गया के घर जाना और यातनामय जीवन जीना। अब होता क्या है, दोनों बैल भाग करके गया के घर से झूरी के पास आ जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन जो झूरी का साला था, यानी जिसका नाम गया था, वो इन्हें लेने के लिए फिर से आ जाता है और अपनी बैलगाड़ी में जोत करके इन्हें वापस ले जाता है। अब वहां जाकर के, जैसे कि हेडिंग में मैंने लिखा है कि उनका यातनामय जीवन जीना, जब गया के पास वापस जाते हैं तो गया इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, इन्हें अच्छी तरीके से खाने पीने को नहीं देता और बहुत अधिक प्रताड़नाएं लेकर उनको मारता था और पानी के लिए, खाने के लिए, सबके लिए परेशान करता था, टाइम पे कुछ भी नहीं देता था। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बैल बहुत कमजोर हो गए। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग भी टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो हम भी कमजोर होंगे। तो वो हष्ट पुष्ट जो बैल थे वो गया के घर आकर के बहुत कमजोर हो गए। और गया क्या करता था, जब इन्हें खेत में जोतने के लिए ले जाता तो उन्हें बहुत अधिक मारता और दोनों बैल कभी बिल्कुल अड़ जाते और अड़ करके काफी मार खाने के बाद भी ये दोनों पैर नहीं बढ़ाते थे और उनका जीवन बहुत अधिक यातनामय हो गया था। और इस यातना को झेलते हुए भी वो अपना काम करते जा रहे थे और क्योंकि उनके पास कोई और चारा ही नहीं था। चलिए अब देखते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग है बैलों के प्रति बच्ची का प्रेम पूर्ण व्यवहार। यहाँ पे एक बच्ची थी जो कि इन बैलों को बहुत अधिक प्रेम करती थी और उसका प्रेम पूर्ण व्यवहार बैलों के साथ क्यों था, उसके लिए थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बच्ची थी भैरव की बेटी, क्योंकि इसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और इसकी सौतेली माँ थी और इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। तो वो जो बच्ची थी वो उन बैलों के दर्द को बहुत आसानी से समझ पाती थी। वो नित यानी रोज उन्हें 2 रोटी ला करके खिलाती। अब उन 2 रोटी से उन बैलों का पेट तो जाहिर सी बात है नहीं भरता होगा, लेकिन उनकी आत्मा तृप्त हो जाती थी, क्योंकि उन्हें जो प्यार झूरी से मिलता था वो कहीं ना कहीं उस बच्ची में उन्हें नजर आता था। तो बच्ची उन्हें ऐसे ही काफी प्रेम करती और वो बैल भी दिन भर इंतजार करते कि शाम को बच्ची हमें 2 रोटी खिलाएगी। अब बच्ची किसी तरीके से उनको रोटी खिलाती, तो एक दिन बच्ची के मन में आया, उसने उनके जो खूंटे में रस्सी लिपटी थी उसे खोल दिया और उन्हें भाग जाने के लिए कहा। लेकिन दोनों बैलों ने सोचा कि हम तो भाग जाएंगे, लेकिन हमारे भागने के बाद इस बच्ची के साथ क्या होगा, ये सोच करके वो वहां से भागने के बारे में सोचने लगे कि हमें
भागना नहीं चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगला हेडिंग। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं क्या है। अगला हेडिंग है बैलों का पुनः घर से भागना और कांजी हॉर्स पहुंचना। तो बैलों ने जब उस छोटी बच्ची ने उनकी रस्सी खोल दी थी बैलों की और कहा था भाग जाओ, बैल भागे नहीं थे, तो तुरंत उस बच्ची ने क्या किया था, उसे जोर से चिल्लाकर कहा कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। इतना सुनना था कि दोनों बैलों के पास कोई चारा नहीं बचा, वो बैल भाग खड़े हुए। वो बच्ची ने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा कि जो बैलों को लग रहा था कि हमारे जाने के बाद बच्ची को परेशानी होगी, इसकी वजह से बच्ची ने ऐसा बोला कि ऐसा लगे कि बैलों ने खुद ही अपना जो खूंटा है वो उखाड़ लिया है। तो बैल तेजी से भाग खड़े होते हैं। भागते हैं तो काफी तेजी से भागते हैं। उधर गया भी उनके पीछे पीछे भागता है, लेकिन गया उन्हें पकड़ नहीं पाता। ये दोनों भागते भागते घर से काफी दूर निकल जाते हैं। तो सामने क्या देखते हैं, एक मटर का खेत है और मटर का खेत देखकर दोनों की भूख फिर जाग गई और इन दोनों ने दौड़ करके खेत में घुसे और बहुत भरपेट मटर खाए। अभी ये मटर खा ही रहे थे कि सामने से एक सांड आता हुआ इन्हें दिखाई दिया। अब दोनों बैलों ने सोचा कि हम एक एक करके तो इतने भयानक सांड का मुकाबला कर नहीं सकते, तो इन दोनों ने मिल करके उस सांड को मार करके वहां से भगा दिया। और उसके बाद ये दोनों बैल पुनः उस मटर के खेत में जाकर मटर खाने लगे और मटर खाते खाते ही उन्होंने देखा कि उस खेत का जो रखवाला था या जो मालिक था वो आया और उन दोनों बैलों को ले जा करके कांजी हौस में बंद कर दिया। कांजी हौस क्या होता है? कांजी हौस होता है जो आवारा पशु होते हैं या जो किसी का नुकसान करते हैं, उन पशुओं को ले जा करके वहां बंद कर दिया जाता है। एक तरीके से उसे हम पशुओं की जेल भी कह सकते हैं। तो दोनों बैलों को वो ले जा करके कहाँ डाल देता है? कांजी हौस में। अब जब कांजी हौस में डाल दिया जाता है तो उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता और केवल वो जो मिट्टी की दीवार थी उसे चाट करके, क्योंकि हल्की सी नमकीन उन्हें मिट्टी का टेस्ट लगता था और आप खुद भी देखेंगे तो मिट्टी जो दीवारों में चिकनी मिट्टी होती है, हल्का सा मीठा नमकीन टेस्ट होता है, तो उन्हें वो टेस्ट नमकीन लगता था, उसे ही चाटते थे। तो एक तरीके से वो जो बैल थे बिल्कुल ठठरियां बन गए थे, मतलब हड्डियों का ढांचा मात्र बनकर रह गए थे और वो ऐसे लगते थे जैसे दोनों बैल मरे पड़े। उसके बाद देखिए कसाई के हाथों नीलाम होना। अभी कसाई के हाथों नीलाम होना वाला जो पॉइंट है, इसे 2 मिनट बाद में अभी बोलूंगी। उससे पहले एक चीज और रह गई थी कि जब इन्हें कांजी हौस में बंद किया गया तो वहां इनके जैसे और बहुत सारे जानवर थे। उन जानवरों को देख करके इन्होंने सोचा कि हम इन सब जानवरों को भी मुक्त कराएंगे और खुद भी मुक्त होंगे। इन्होंने अपने सींगों से मार मार के कांजी हौस की दीवार गिरा दी और सारे जानवर भाग गए। अब क्योंकि जो हीरा था वो अपना बंधन से मुक्त नहीं हो पाया, बंधा रह गया, तो इसकी वजह से मोती भी वहां से नहीं गया, दोनों वहीं रुक गए। तो जो कांजी हौस का मालिक था वो आया और उसने इन बैलों पर अत्यधिक क्रोध दिखाते हुए और अधिक इन्हें यातनाएं दी और दोनों बैल निर्जीव से वहां पर पड़े रहते थे। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, कसाई के हाथों नीलाम होना। कसाई के हाथों नीलाम होना मतलब जब कांजी हौस के मालिक को ये लगा कि दोनों बैल अब बिल्कुल मरने की कगार पे हैं, कोई इनका बचने का कोई भी रास्ता नहीं है या ये बचकर मेरे लिए क्या ही कर सकते हैं, तो उसने उसे कसाई के हाथों नीलाम कर दिया। कसाई जो कि दड़ियल था, मतलब काफी बड़ी दाढ़ी थी उसकी, तो उसको दड़ियल नाम दिया गया है, प्रेमचंद जी ने दड़ियल नाम दिया है। तो वो दड़ियल इन दोनों को नीलाम करने के लिए लेके जाता है। तो जिस रास्ते से वो लेके जाता है तो दोनों बैलों के मन में ये भाव आता है कि रास्ता कुछ जाना पहचाना सा है। और तभी रास्ते में कुआं आता है। कुएं को देख करके हीरा और मोती दोनों एक दूसरे से मूक भाषा में या आंखों ही आंखों में बात करते हैं कि अब हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है। और दोनों काफी तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे कि झूरी का घर था, रास्ता जाना पहचाना था। और दोनों बैल दौड़ करके झूरी के जो आंगन में स्थान बना हुआ था या जो उनका स्थान था वहां पे खड़े हो जाते हैं। तो उन्हें देख करके झूरी बहुत ही खुश होता है
उनका माथा चूम लेता है और गांव के सभी लोग आ जाते हैं और बड़ी खुशी खुशी उन बैलों का स्वागत करते हैं। इधर ये दड़ियल आदमी दौड़ करके जाता है और बोलता है कि इन्हें मैंने नीलामी में खरीदा है, ये दोनों बैल मेरे हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं कि ये मेरे थान पे खड़े हैं तो मेरे बैल हैं। अब इनकी आपसी लड़ाई में हीरा मोती सोचते हैं ये दड़ियल ऐसे तो मानने वाला है नहीं, वो अपनी सींगों से उसे मार खदेड़ करके भगा देते हैं। जब वो भाग जाता है तो सारे गांव वासी जो है वो ये सोचते हैं कि इतना सच्चा प्रेम मालिक और पशु का हमने कहीं देखा नहीं है, और सब लोग खुश होकर के अपने घर से कोई चोकर, कोई दाना, कोई हरा चारा ला करके उनकी नाद में डालने लगता है और दोनों बैल बड़े खुश होकर के अपने नाद में भोजन करने लगते हैं। तभी गया की जो पत्नी थी वो दौड़ती हुई आती है और दोनों बैलों के माथों को चूम लेती है। कहने का भाव ये है कि वो जो जिसके हृदय में इनके लिए बिल्कुल भी प्रेम नहीं था, लेकिन इन दोनों बैलों के प्रेम को देखकर वो भी पसीज जाती है। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा टॉपिक, दो बैलों की कथा, और जिसको कि आपने समझा। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, एक दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए इसके कुछ प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं जो हमेशा ही परीक्षा में आते हैं। वैसे तो और भी प्रश्न है पर मुख्यतः 3 प्रश्न हैं जो हमेशा आते ही आते हैं। चलिए देखिए, देखते हैं पहला वाला प्रश्न, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कांजी हाउस क्या है। कांजी हाउस आवारा घूमने वाले पशुओं को यहाँ पे रखा जाता था, या इसे मवेशी खाना भी कहते थे, या पशुओं की जेल भी इसको कह सकते हैं, और बाड़ा भी इसे कहा जाता था। और कांजी हाउस का जो प्रबंधक होता था उसकी जिम्मेवारी होती थी कि वो पशुओं को सुरक्षित रखे और कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया, इसलिए वो कांजी हाउस में जो कैद पशु थे उनकी हाजिरी लेता होगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मनाया? छोटी बच्ची यानी भैरव की जो बेटी थी वो भी माता के प्रेम से वंचित थी, ठीक वैसे जैसे हीरा और मोती अपने मालिक यानी झूरी के प्रेम से वंचित थे। तो बच्ची के साथ भी बुरा व्यवहार होता था और हीरा मोती के साथ भी बुरा व्यवहार होता था। तो बच्ची को ये महसूस होता था कि जिस तरीके से मैं अपने माँ के लिए परेशान रहती हूँ या मुझे प्रेम नहीं मिलता, वैसे ही ये जो बैल हैं प्रेम के भूखे हैं। तो उस बच्ची के मन में उन बैलों के लिए प्रेम उमड़ आता था और वो उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक 2 रोटियां लाती, उन्हें खिलाती और बैलों के ऊपर हाथ फेरा करती थी। तो अब इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे क्योंकि बच्ची और बैलों की स्थिति एक समान। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे प्रेमचंद जी हीरा मोती के माध्यम से समाज में होने वाले जो स्त्रियों के प्रति बुरा व्यवहार है उसके प्रति पुरुष समाज को सचेत कर रहे हैं, क्योंकि हीरा मोती सभ्य गुणों के प्रतीक दिखाए गए हैं इसमें पाठ में। तो उनके माध्यम से प्रेमचंद जी समाज को, पुरुष समाज को ये सिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना, शारीरिक यातनाएं देना बहुत गलत है। तो बैलों के माध्यम से द्वारा प्रेमचंद जी ने पुरुष समाज को अपनी बात कहने का जो है प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ऐसा ही नहीं कि केवल एक ही टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई, अब मैं जितने भी टॉपिक हैं 9th क्लास के उनके सारे वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। फ्रेंड्स, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स निश्चित ही मुझे बहुत अधिक प्रेरित करते हैं मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊं। तो आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट करिएगा और नहीं लगी है तो भी कमेंट करिएगा। तो मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।